हाँ जी बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी किया था और पेज वही खुल गया है जो हमने कल पढ़ा था। देखिए इसमें ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में डिराइव करके बताया था। मैंने कहा था याद कर लेना, अगर डेरिवेशन समझ नहीं आए, डेरिवेशन तो एग्जाम में आता ही नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा से लास्ट क्लास की कंक्लूजन लिख देता हूँ, क्योंकि हम उसी कंक्लूजन को आगे बढ़ाएंगे आज। देखिए कल हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक थी कंडक्टिविटी और एक थी मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस थी, मोलर कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस थी। मतलब कंडक्टेंस के दो नाम हो गए एक्चुअली, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। पर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस थी 1 ml सॉल्यूशन की। मैंने आपको कल एक डिवाइस के बारे में बताया था जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स थी, प्लैटिनम कोटेड की, और दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस और सेपरेशन था वो 1 सेंटीमीटर था, और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। और अगर हम उनको इमेजिनरी लाइन से जोड़ते थे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ही उसके अंदर समा पाता था। तो वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन उसके अंदर समा जाता था, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पर जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है। पर कंडक्टेंस किसका है? टोटल सॉल्यूशन का, जिसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, पर उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। ये बात लास्ट क्लास में हो रही थी। इसीलिए अगर कापा 1 ml का कंडक्टेंस है तो वी कापा टोटल वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, और वी से मल्टीप्लाई होने के बाद जो टोटल कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टिविटी आएगा। ये बात लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी। और ये वॉल्यूम आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो वी देखने में तो वी लगता है, और वी को ब्रेन क्या रीड करता है? वॉल्यूम। पर असल में ये वॉल्यूम था 1 मोल का। ये बात अमूमन बच्चे के दिमाग में नहीं रहती, और इसीलिए इस वी की यूनिट थी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इसीलिए लैम्डा एम की यूनिट फाइनली बन गई थी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। राइट? तो ये v को हमने रिप्लेस कर दिया था 1000/c से। कैसे किया था वो मैंने लास्ट क्लास में सारा प्रूफ दिया था आपको। तो फाइनली फॉर्मूला बन गया था लैम्डा इजिकल टू कापा 1000/c। इस फॉर्मूले के ऊपर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में हर एक साल बाद रिपीट होता रहता है। हम न्यूमेरिकल करेंगे पर आज नहीं, आज थियोरेटिकल पार्ट करेंगे हम। और कापा क्या था? G/L/A। जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम डिस्टेंस सेंटीमीटर में क्यों लेते हैं। हम डिस्टेंस सेंटीमीटर में इसलिए लेते हैं कि ये डिवाइस बनाना भी आसान है, और इसको कैरी करना भी आसान है, और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस है आपस में। और अगर 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन बना दें, 1 मीटर स्क्वायर की दो प्लेट बना दें, तो सोचो वो बड़ा इतना इंस्ट्रूमेंट को उठा के कैसे रखेंगे, उससे रीडिंग कैसे लेंगे। इसलिए हम इस चैप्टर में डिस्टेंस किस में लेते हैं मेरे बच्चे? सेंटीमीटर में। ये बात आप याद रखिएगा।
तो आपको ये अभी तक मैंने लास्ट क्लास की रिवीजन दी है, और इसलिए दी है क्योंकि आज की क्लास इसी से आगे बढ़ेगी। और अगर आपको इस पॉइंट में अभी भी दिक्कत है तो मेरी आगे की क्लास आपकी खराब होने वाली है, मैं आपको पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा कल की क्लास में हम जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कर रहे थे तो एक पॉइंट आया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, याद है किसी को? यस सर, आपने स्टार बना दिया तो आपने कहा था इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बताऊंगा। हाँ, मैंने स्टार बना दिया था। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 को स्टार बना के लिखा था, ये पॉइंट नंबर 4 था, ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, याद है ये? पर बच्चे, कंडक्टेंस के आज से दो नाम हो गए। एक नाम हो गया कंडक्टिविटी, एक नाम हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो इसलिए अब मेरा टॉपिक ये हो गया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। टॉपिक बदल गया क्योंकि कंडक्टेंस का नाम भी बदल गया ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। काफा, देखिए ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई है कि कंडक्टिविटी क्या है। मैंने अभी दोहराया था ये आपको, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है किसका? एक ml सॉल्यूशन का, याद है ना बच्चे? और शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है 100 ml, इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। आपने इसके अंदर 400 ml वाटर डाल दिया, यानी कि आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, या आप ये कह सकते हो आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो। एडिंग मोर सॉल्वेंट मीन्स, एडिंग मोर सॉल्वेंट मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे आपने घर में एक शरबत बनाया, आपको बहुत मीठा लग रहा है वो, राइट? तो आप उसमें पानी और डाल देते हैं ना, तो उससे मिठास ज्यादा आती है फिर कम आती है पानी और डालने से? कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे अब मैंने वाटर और डाल दिया। हाँ, एक बात बताओ, मैंने वाटर डाला है, सोल्यूट तो अभी भी इसके अंदर कितना पड़ा है? 1 मोल ही पड़ा है ना, यानी कि टोटल वॉल्यूम अब क्या हो गया इसका? 500 ml। याद है लास्ट क्लास में एक डिवाइस चल रहा था, ये वाला डिवाइस, ये वाला डिवाइस, 1-1 सेंटीमीटर दूर इसकी इलेक्ट्रोड्स होती थी। हमने इस डिवाइस को इसके अंदर डाला, मैं पूरा डिवाइस नहीं बना रहा बच्चे, हाँ? और हमने अब उस डिवाइस को इसके अंदर डाला। ये डिवाइस क्या मेजर करता है? कंडक्टेंस। पर मेजर कंडक्टेंस करता है तो उस वैल्यू को हम कहते क्या है? कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन को अपने अंदर समाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि इसके 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस ज्यादा होंगे या इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की संख्या ज्यादा होगी? क्या लगता है, सेम होगी? पहले वाले में ज्यादा आयंस होंगे। पहले वाले में ज्यादा आयंस होंगे, दूसरे वाले में 1 सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान आयंस की संख्या ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। कम होगी।
अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप इसको यूं सीख सकते हैं कि आपने 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, आप उसका सिप लोगे तो चीनी का टेस्ट आएगा। अब आप उसमें 400 ml पानी डाल दो, तो आप जब उसका सिप लेंगे तो चीनी का टेस्ट ज्यादा आएगा कम आएगा? एक घूंट के अंदर कम आएगा। तो जैसे आपने वाटर डाल दिया तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस? बोलिए। Decreases. The number of ions present in 1 centimeter cube solution decreases मेरे बच्चों। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयंस कम हो गए तो उन 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस क्यूब सॉल्यूशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस? डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। ऑब्वियस है, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस ही कम है तो उनकी मूवमेंट कम होगी, उनकी कंडक्टेंस कम होगी, उनकी मोबिलिटी कम होगी। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई। क्यों भाई, कंडक्टिविटी क्यों कम हो गई? क्योंकि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही तो थी, किसका? 1 ml का। तो जब कंडक्टेंस कम हो गया 1 ml का तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? द फाइनल कंक्लूजन इज एज द concentration decreases, conductivity of solution also decreases. If question comes why, then you will write as the concentration of the solution decreases or a dilution increases, then the number of ions present in 1 centimeter cube solution decreases, which decreases the conductance of 1 centimeter cube solution and hence conductivity also decreases. Why में सारा आ जाएगा, what में पहला और अंतिम शब्द को जोड़ के आंसर हो जाएगा। और बोर्ड में एक बार ये भी पूछा हुआ है, what is effect of dilution on conductivity? ये भी बोर्ड ने पूछा हुआ है एक बार। तो एक ही तो बात है, एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी Decreases. ठीक है मेरे बच्चे। इसमें कोई शक किसी को कि कंसंट्रेशन के कम करने से, ये याद रखेंगे अब आप, कंसंट्रेशन के कम होने से कंडक्टिविटी कम होती है। याद रखेंगे बच्चे, क्यों कम होती है? क्योंकि कंसंट्रेशन कम करने से 1 ml के आयंस भी कम हो जाएंगे। उन 1 ml के आयंस कम होने से 1 ml का कंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर। मोलर कंडक्टिविटी, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इसी पेज पे समझा दो। चलो इसी पेज पे समझा देता हूं। आओ बच्चे, आप एक बात सोचो, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? अभी बता के आ रहा था। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस किसका? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, राइट? कापा 1 ml का कंडक्टेंस था, वी कापा टोटल वॉल्यूम का कंडक्टेंस था, और मल्टीप्लाई करके आने से क्या आता है? लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किसका कंडक्टेंस होता है? टोटल वॉल्यूम का। आना जरा, जैसे ही आपने कंसंट्रेशन कम करी, आप देखना कंसंट्रेशन कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम का क्या हुआ? जिसमें 1 मोल है, टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल, कंटेनिंग 1 मोल इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। तो टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया तो टोटल कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब टोटल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस है टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा
तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? जरा देखना, 1 ml का कंडक्टेंस क्या होता है? कापा। पूरे वॉल्यूम का क्या होता है? V कापा। वही आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो कंसेंट्रेशन को कम करने से क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। दिस वॉल्यूम V इंक्रीजेस, total volume increases, total conductance increases, and hence molar conductivity also increases. तो आपने ये आंसर लिखना है, as the concentration of the solution decreases, total volume containing 1 mole increases. वॉल्यूम बढ़ जाएगा, which will increase the total conductance and hence molar conductivity increases. यहां पे बच्चा एक आर्गुमेंट करता है, कहता है सर एक बात बताओ, C के कम होने से कापा कम हुआ, आपने अभी बताया, तभी मैंने पेज नहीं पलटा। C के कम होने से कापा कम हुआ। बच्चा कहता है जब C के कम होने से कापा कम हो गया तो फिर ये भी कम होना चाहिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कापा के भी है। तो देखो यहां पर दो पहलू हैं, एक कापा और एक वॉल्यूम। मेरे बच्चे मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे लेफ्ट साइड पे हूं, सबसे लेफ्ट साइड पे रेनबो कलर से लिखूंगा। देखिए यहां हूं मैं। देखो बच्चे, C के कम होने से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कंडक्टिविटी कम हुई है, वो तो प्रूफ कर दिया मैंने अभी आपको। पर C के कम होने से वॉल्यूम भी बढ़ा है। पर मेरे बच्चे वॉल्यूम का इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द कापा। मतलब कापा इतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना इंक्रीज क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो इसीलिए नेट इफेक्ट क्या आएगा, कापा इंटू V को मल्टीप्लाई करने के बाद नेट इफेक्ट इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ही आएगा मेरे बच्चे, अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो। मतलब the decrease in kappa is very less as compared to increase in volume containing 1 mole when the concentration of the solution decreases. Therefore, the net effect will be increase in molar conductivity. ठीक है बच्चे, यानी कि यहां पे वॉल्यूम की इंक्रीज डोमिनेट करेगी कापा के डिक्रीज पे। और वैसे भी एक और बात बताऊं, ज्यादातर टीचर तो इस तरीके से समझाएंगे नहीं आपको, ज्यादातर टीचर आपको ये बताएंगे कि लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, कापा 1000/C। तो टीचर यूं समझा देंगे कि C कम मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। पर एक कोई आंसर थोड़ा ना हुआ मेरे बच्चे, C कम मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। ये मैथमेटिकल आंसर समझ में आना, मैथमेटिकल आंसर पढ़ाना भी आसान है, मैथमेटिकल आंसर समझना भी आसान है बच्चे के लिए। पर मैं आपको थ्योरेटिकल आंसर समझा रहा हूं। क्या आपको थ्योरेटिकल आंसर में दिक्कत है किसी को, जो समझाया मैंने? और एक क्या डाउट आपका क्लियर हो गया कि कापा भी तो डिक्रीज होगा, तो फिर लैम्डा डिक्रीज क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब दोबारा से सुन लो, कापा का डिक्रीज होना बहुत कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो नेट इफेक्ट प्रोडक्ट जो आएगी, नेट इफेक्ट जो प्रोडक्ट जो आएगी वो हायर ही आएगी पहले से। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाके दिखाता हूं। जैसे 10 इंटू 100 है, आंसर 1000 आएगा। पर अगर इस 10 को मैं कम कर दूं, मान लो इस 10 को कम करके मैं 6 ले आया और इसको मैं इंक्रीज कर दूं बहुत ज्यादा, तो आप देख रहे हो वैल्यू ज्यादा आई है कम आई है? वैल्यू ज्यादा आई है। यानी कि जब इसका डिक्रीज कम होगा इसके इंक्रीज के मुकाबले, तो ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी हायर। मेरे बच्चों समझ में आ गई बात? तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं ना तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाता है, जिससे नेट प्रोडक्ट हायर ही आती है, चाहे कापा कम ही क्यों ना हो रहा हो। 1 ml का कंडक्टेंस कम हो रहा है होने दो, पर टोटल वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम का टोटल कंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा। अब क्लियर है? डाउट है किसी को तो बताइए, बोलिए बच्चे। क्लियर है सर। चलिए कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो बच्चा बोल ही देगा, इसलिए मैं थोड़ी वेट करता हूं
कि डाउट है तो बता दे बच्चा। देखिए अब ये बात समझ में आ गई और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि सी के कम होने से कंडक्टिविटी कम होती है पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये दोनों आंसर उल्टे होते हैं एक दूसरे के जब सी को कम किया जाता है। तो अब हमारा टॉपिक बदलता है। हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा। आपको सर आपने अभी तो कराया है कि सर सी के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। सर आपने अभी तो कराया, पर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब थोड़ा सा और डिटेल हो जाएगी। हाँ एक बात तय है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, कंसंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर डिफरेंट स्टाइल से। मतलब स्टाइल अलग होगा, स्ट्रॉन्ग में स्टाइल अलग होगा, वीक में स्टाइल अलग होगा, पर सी कम होने से लैम्डा बढ़ेगा। ये तय है। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा एक बात बताना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? मैं कल बता रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है। बोलो। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है इनटू आयंस। हाँ जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है इनटू देयर आयंस, तो इसलिए उनका कंडक्टेंस वीक के मुकाबले ज्यादा होगा, कम होगा? नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग ज्यादा का। होगा। ये बात मैंने कल करी थी आपसे। गुड, शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अभी बच्चे ने बताया जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स करती है इनटू द आयंस। हाँ हमारा आंसर यही होने वाला है कि सी कम, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। पर मैंने कहा ना स्टाइल अलग होगा, स्टाइल क्या अलग होगा वही तो पढ़ना है। देखिए जो वेरिएशन है ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for strong electrolyte was given by Debye, Huckel on Sager equation, and that equation is lambda m is equal to lambda m naught minus b माइनस ए कर दो, माइनस ए रूट सी। और जब हम इस सी को पुट करके मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो वो लैम्डा एम सी कहलाता है। सी पावर नहीं है मेरे बच्चे, सी एक रिप्रेजेंटेशन है कि सी को पुट करके जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो लैम्डा एम सी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे कुछ सिंबल्स हैं, लैम्डा एम नॉट, इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लैम्डा ही है ना, लैम्डा ठीक बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ? गलत बना रहा हूँ शायद। छोटा लैम्डा है सर ये वाला जो आप बना रहे हो अभी। ये कैपिटल है। अच्छा ये कैपिटल वो छोटा है। हाँ वो भी आएगा बच्चे। देखिए लैम्डा एम नॉट का नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है वेट कर लो, अभी बताऊंगा। वेट कर लो, अभी नहीं बता रहा, जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो बताऊं। ए एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू
डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है, और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इन दोनों की बात भी करूंगा, वेट कर लो। सी तो कंसंट्रेशन है ही है, पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला अपने आप में स्पष्ट है कि सी को कम करने से, सी को बढ़ा देते हैं, काम करते हैं, सी को बढ़ा दूंगा तो ये वाली चीज बढ़ जाएगी, और माइनस की चीज बढ़ती है तो आंसर घट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लैम्डा एमसी घट रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बच्चे, देखिए आप इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, लैम्डा एम सी लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, मैं दोबारा लिख रहा हूं। आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। आप इसको y एक्सिस पे बना दो, कंसंट्रेशन का चेंज देखना है तो आप इसको x एक्सिस पे प्लॉट कर लो, और x एक्सिस के साथ जो भी होता है वो सब स्लोप होता है। मैंने माइनस साइन m में समा दिया, और mx के अलावा जो भी होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो क्या मैं इस लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ जाती है। अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन नीचे की तरफ गिरती है, ऐसे या ऐसे। ऐसे तब जाएगी लाइन जब पॉजिटिव स्लोप होगा, नीचे की तरफ तब आएगी लाइन जब नेगेटिव स्लोप होगा। राइट, आओ जरा इसको ड्रॉ करते हैं। मान लो ये लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी, और ये कंसंट्रेशन को पुट करा, हमने रूट ले लिया। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा निकलता है। आप देख पा रहे हैं कि जब C इतना है तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी है। C को कम किया, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। C को और कम किया, मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ी। अब क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम C को कम करते रहे मोलर कंडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज होता रहा। और वही बात मैंने ऊपर लिखी है कि C के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पर इसके इंक्रीज होने का स्टाइल क्या है? लीनियर इंक्रीज, लीनियर चेंज। मतलब जितनी स्पीड से C को, रूट C को मैं कम कर रहा हूं, उसी प्रोपोर्शन में लैम्डा एम, फिक्स प्रोपोर्शन में लैम्डा एम बढ़ रहा है, फिक्स स्लोप से लैम्डा एम बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? यहां से जो स्लोप आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, एंड दैट स्लोप इज माइनस ए। नेगेटिव स्लोप है ना, एम माइनस हो गया। और आप जब इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये जानते हैं ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या है? कंपेयर करो, c क्या है? c लैम्डा एम नॉट है, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो ये लो, तो ये लैम्डा एम नॉट हो गया। तो लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली क्या इंफॉर्मेशन देता है? ग्राफ को देख के लैम्डा एम नॉट क्या लगता है? ग्राफ को देख के लगता है कि लैम्डा एम नॉट वो मोलर कंडक्टिविटी है जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0। ग्राफ तो ये बता रहा ना। मैं लैम्डा एम नॉट की मीनिंग पे आ रहा हूं, अब इस पे आ रहा हूं मैं, इस पे आ रहा हूं मैं, इस पे। अब इसका जवाब देने की शुरुआत कर चुका हूं मैं कि लैम्डा एम नॉट ग्राफ को देख के लगता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स, सॉरी, व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0। पर आप एक बात सोचो, कंसंट्रेशन 0 का मतलब जानते हो क्या होता है? नो सोल्यूट।
जब सोल्यूट नहीं है तो मोलर कंडक्टिविटी का है कि आयंस का है कि मोबिलिटी का है कि। अगर मैं ये कहूं कि क्लास में से शोर आ रहा है और क्लास में बच्चे नहीं है, तो बात अजीबोगरीब लगती नहीं लगती कि जब क्लास में कोई है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है, तो क्लास में शोर का आएगा। और अगर मैं कहूं कि क्लास में से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, पर क्लास में बच्चे नहीं है, तो ये बात और अजीब करती है। तो अब देखो लैम्डा एम नोट मैक्सिमम आ रहा है कब? when c tends to 0, so when c is equal to 0। तो ग्राफ यहां पे झूठ बोलता है। सच्चाई क्या है लैम्डा एम नोट की? लैम्डा एम नोट वो मोलर कंडक्टिविटी है when limit c tends to 0, यानी कि when concentration tends to 0, वो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नोट है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, कंसेंट्रेशन टेंड्स टू 0 और कंसेंट्रेशन इक्वल टू 0, ये दोनों सेम चीजें, अलग अलग चीजें? अलग अलग है। अलग अलग है। टेंड्स टू 0 और इक्वल टू 0 में तो बहुत अंतर है बच्चे, ये एक जैसे हो ही नहीं सकते। आप ये सोचो कि आप अपने आप एक सड़क पे खड़े हो, राइट, और बाइक रेस हो रही है, बाइक रेस हो रही है, तो आपकी आंखों के आगे से बाइक 200 की स्पीड से निकल गई, तो आपने इस फ्रैक्शन में बाइक को देखा, तो बाइक ने इस हिस्से में जो समय बताया होगा वो इक्वल टू 0 होगा, टेंड्स टू 0 होगा? टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 है, क्योंकि बाइक इतने कम समय के लिए आपकी आंखों से निकल गई, पर आपको दिखाई तो दी ना। तो यानी कि बाइक ने आपकी आंखों के आगे समय तो बिताया, पर वो समय टेंड्स टू 0 है। तो टेंड्स टू, और बाइक निकली नहीं, तो बाइक ने आपकी आंखों के आगे कितना समय बिताया? 0। तो टेंड्स टू 0 और इक्वल टू 0 में अंतर है मेरे बच्चे। जैसे जैसे मैं अब अपनी केमिस्ट्री के लिहाज से बताऊंगा कि आपने एक गिलास में 2 चम्मच चीनी घोली, चीनी का टेस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आप उस पानी के गिलास को जिसमें 2 चम्मच चीनी घोली, अपने घर की जो छत पे पानी की टंकी है उस पर डाल के आ जाओ, अब वो पानी आपके टैप में आएगा, आपको उस चीनी का टेस्ट आएगा? ट्राई करके देख लेना, नहीं आएगा। पर चीनी तो है ना उसके अंदर। तो आप बताओ उस केस में concentration of sugar in the water tank equal to 0 or tends to 0? टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0। Tends to 0 मेरे बच्चे। So what does this molar conductivity lambda m naught means? What does limiting molar conductivity means? So limiting molar conductivity is defined as molar conductivity of an electrolyte when concentration tends to 0। ये बोर्ड में डेफिनेशन आई हुई है, याद कर लेना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैन वी कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली, यस और नो? नो सर। नो सर। और कोई बच्चा यस वाला? कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली, यस और नो? बोलिए। एक बच्चे ने नो बोल दिया है। यस सर हो जाएगी। कौन बोला यस सर? कौन बोला? सार्थक। सार्थक। बना सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना है इसके लिए? हमने अंडर रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे, हमें 4 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर 5 पॉइंट्स को
अब इनको स्केल रख के एक लाइन से जोड़ देंगे और इस स्केल को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, जहां पे वाई एक्सिस पे मीट करेगा लैम्डा एम नॉट आ गया। तो लैम्डा एम नॉट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चा कहता है कि सर इसको ग्राफिकली वैल्यू से क्यों नहीं निकाला। अब बताओ सी टेंड्स टू जीरो, सी टेंड्स टू जीरो मैं लैब में बना पाऊंगा बीकर में? बताओ क्या बीकर में सी टेंड्स टू जीरो को अचीव कर पाऊंगा मैं सॉल्वेंट डालता रहूंगा, कंसंट्रेशन कम करता रहूंगा, मैं ये वैल्यू लैब में अचीव कर लूंगा, 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 पर एक बार आएगा बीकर भरना शुरू हो जाएगा तो मैं सी टेंड्स टू जीरो को अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझको उस बीकर को जाके पानी की टंकी में डालना पड़ेगा, तो वो काम मैं करूंगा नहीं। उसके किए बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ये 4-5 पॉइंट्स निकाल दूंगा, उनको जोड़ दूंगा स्केल से और पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, जहां वो मीट करेगी वो लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करके लैब में, स्कूल में, सॉरी कॉलेज में करते थे। तो इट्स नॉट अ बिग टास्क टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो लीनियर बिहेवियर होता है ना बच्चे, लीनियर बिहेवियर, ये किसी का माइक ऑन है बच्चे, माइक ऑफ कर दो किसी का ऑन है तो। जो लीनियर बिहेवियर होता है ना बच्चे, लीनियर बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्लोप से चल रहा होता है, उसमें एक स्लोप होता है, वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप सभी क्रिकेट के शौकीन हैं, जैसे आप क्लास शुरू होने से पहले बता रहे थे। किसी का माइक ऑन है बच्चे, माइक ऑफ करो। देखिए, हाँ अब ठीक है। देखिए, मान लो वाई एक्सिस पे रन्स हैं और एक्स एक्सिस पे ओवर्स हैं। सभी मैच देखते हैं, ऐसा ग्राफ हर टीम के लिए बनाते हैं जब कोई टीम खेल रही होती है। तो अगर एक टीम हर ओवर में बराबर के रन बनाए तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर ग्राफ आएगा नहीं आएगा? मतलब अगर एवरेज सेम रहे, एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करे तो ग्राफ सेम आएगा। तो मान लो वो टीम अभी 15 ओवर तक पहुंची है और अगर हमें पता हो कि अगले 5 ओवर में भी सेम ट्रेंड से चलेगी, तो क्या हम बता नहीं सकते कि 20वें ओवर पे कहां पहुंच जाएगी वो? बताइए। यानी कि हम स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके आगे का बिहेवियर पता लगा सकते हैं। ये तो खूबी है, पर शर्त ये है एक्स्ट्रापोलेशन की, वो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। अगर कांस्टेंट स्लोप नहीं है तो फिर मैं एक्स्ट्रापोलेशन कैसे करूंगा? ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां पर ये ग्राफ में हमने एक्स्ट्रापोलेशन क्यों करी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, तो वाई एक्सिस पे कहां मीट करेगा हम गैस कर सकते हैं। जहां मीट करेगा वहां कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होगी, वो लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ, एग्जाम में आएगा, क्या लिखना है? आपने लिखना है कि द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज गिवन बाय Debye-Eckel-Unzeger इक्वेशन। And the equation is lambda mc is equal to lambda m naught minus a root c, where lambda m naught is limiting molar conductivity is constant whose value depends upon nature of electrolyte and temperature. And from the graph, we took an interpretation that with decrease in concentration, lambda m value increases linearly. And the value of lambda m naught can easily be calculated by extrapolating the curve between lambda m and root c. And the value of y-intercept gives us the value of lambda m naught, which is limiting molar conductivity, which means molar conductivity when concentration C tends to 0. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशन में कोई डाउट बच्चे? एग्जाम में ये लिख के ग्राफ बनाना है आपको। और कई बार तो टीचर ने ये कहा कि शो ग्राफिकली ओनली। मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया केसीएल के लिए, स्ट्रॉन्ग होती है ना केसीएल। अब मैं वीक के लिए शुरू कर रहा हूं, पर मैं अभी इस टॉपिक को शुरू कर रहा था तो मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पूछा था, तो बच्चे ने कहा था सर स्ट्रॉन्ग वो होती है जो ज्यादा डिसोसिएट करती है, तो ज्यादा आयंस होते हैं, ज्यादा कंडक्टेंस होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है भाई? जो partially dissociate होते हैं into their ions।
तो आयंस भी ज्यादा होंगे कम होंगे? कंडक्टेंस कम होएगी, आयंस कम होंगे तो। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग के मुकाबले उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी स्ट्रॉन्ग के मुकाबले ना। मैं आपको ग्राफ दोबारा ये ग्राफ दोबारा बना दूं जो भी पीछे बनाया हुआ था। दोबारा बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा हमने भी केसीएल लिया था मान लो। हाँ, ये तो बताना भूल ही गया, ये जो स्लोप होता है किस पे डिपेंड करता है? बोलो, नेचर पे। मैंने कहा था दिस वैल्यू स्लोप डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे और टेम्परेचर पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप केसीएल की जगह एनएसीएल ले लो तो ग्राफ सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा सर। तो स्लोप बदल जाएगा, ए की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा, आप एक काम करो, केसीएल को 20 डिग्री पे प्लॉट करो और केसीएल को 30 डिग्री पे प्लॉट करो, केसीएल को 40 डिग्री पे प्लॉट करो, ग्राफ सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो स्लोप होता है ए माइनस ए जो वैल्यू आती है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा या उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्लियर ना हो? चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं हम। देखिए बच्चे, मैं अभी आपको बता रहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू लेसर एक्सटेंट। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग के मुकाबले उसकी वैल्यू देख रहे हैं कितनी कम है। मान लो एसिटिक एसिड है, देख रहे हो केसीएल के मुकाबले, केसीएल के इस पॉइंट के मुकाबले एसिटिक एसिड का पॉइंट कितना नीचे आया। पर जैसे जैसे सी कम होगी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होना है। आप बताओ, सी कम लैम्डा इंक्रीज, और कम और इंक्रीज, और कम और इंक्रीज, और कम और इंक्रीज, और कम और इंक्रीज। आप बताओ, सी के कम होने से लैम्डा इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पर लैम्डा के इंक्रीज होने का स्टाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग के जैसा है या स्ट्रॉन्ग से अलग है? नॉन लीनियर इंक्रीज है। और कम करोगे और ऊपर, और कम करोगे और ऊपर, और कम करोगे और ऊपर। यहां पे दो सवाल है। पहला सवाल यह कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग के मुकाबले इतनी कम क्यों है? उसका जवाब मैंने दे दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटता है, तो आयंस की संख्या कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगा। यहां पे दूसरा सवाल है, ये शायद ये सवाल किसी किताब में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का नॉन लीनियर इंक्रीज क्यों है और स्ट्रॉन्ग का इंक्रीज लीनियर क्यों है। ये किसी किताब में सवाल नहीं है, जिक्र भी नहीं है, ना आएगा, पर मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि वो लीनियर और वो नॉन लीनियर इंक्रीज क्यों है। मैं आपसे इससे पहले एक सवाल पूछता हूं। आप ये मैच देख रहे हो, रन वर्सेस ओवर प्लॉट हो रहा है, एक टीम हर ओवर में बराबर रन बना रही है, तो ग्राफ लीनियर आएगा। तो लीनियर ग्राफ कब आता है? जब एक के मुकाबले, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज कांस्टेंट हो। जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज कांस्टेंट हो तो ग्राफ लीनियर आता है। और वो कांस्टेंट चेंज क्या बन जाता है? स्लोप। ये पढ़ते हो नहीं पढ़ते मैथ्स में आप? ठीक है बच्चे? पर एक बात सोचो, एक टीम हर ओवर में डिफरेंट रन बना रही है, डिफरेंट रन बना रही है। आप बता सकते हो ये टीम बी अगले 5 ओवर में कहां पहुंचेगी? बता सकते हो? टीम ए तो बता दोगे कहां पहुंचेगी अगले 5 ओवर में एक्स्ट्रापोलेशन से। क्या बता सकते हो ये टीम कहां पहुंचेगी, बी टीम कहां पहुंचेगी? नो सर। नहीं बता सकते क्योंकि नॉन लीनियर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नॉन लीनियर बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
पर आप बात पे गौर करिए, मैं अभी इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा हूं। ये ए का ग्राफ लीनियर क्यों था? क्योंकि ओवर जैसे जैसे बदल रहे थे, हर ओवर में रन इक्वल बन रहे थे। ये बोला ना मैंने, तभी तो ग्राफ सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, स्लोप सेम आएगा, लीनियर बिहेवियर आएगा। और ये अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बन रहे हैं, तो लीनियर ग्राफ आने का मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, ये कहां पहुंचेगा मुझे नहीं पता। अब आ जाओ एसिडिक एसिड में। मेरे बच्चे, आपको याद है एक वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद है आपको? 11th क्लास में पढ़ते थे आप। 11th क्लास में फॉर्मूला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई सी। याद है? भूल गए हो? चलिए, कोई बताएगा नहीं, मैं भूल गया, क्योंकि बच्चे को भी डर लगता है ये बात बोलने में, पर बच्चा भूल जाता है। जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन और कम होगी और बढ़ेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, ये दिख रहा है जो मैंने लिखा है, ये दिख रहा है आपको जो लास्ट में लिखा मैंने सी? बोलो, ये सी दिख रहा है आपको? डॉट लग रही है सर। हाँ, बिकॉज दिस सी टेंड्स टू 0। तो जैसे जैसे सी कम होता रहेगा, अल्फा की वैल्यू का क्या होगा बताना जरा। इंक्रीज करेगी। तो बताना, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ पता क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसेंट्रेशन जो मर्जी हो, अल्फा हमेशा 1 रहता है। तो आप बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ लीनियर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हर कंसेंट्रेशन पे कैसी है? सेम है। जैसे एक टीम सेम एवरेज से खेलेगी तो लीनियर ग्राफ आएगा। तो यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हर कंसेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग के लिए सेम है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा फिर? लीनियर आएगा नहीं आएगा? और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे एक टीम हर ओवर में अलग अलग रन बनाएगी तो नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। तो ठीक ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हर कंसंट्रेशन पर अल्फा अलग अलग है। तो बताइए, ग्राफ लीनियर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब ही नहीं आते। तो नॉन लीनियर ग्राफ तो आएगा ही आएगा। आप एक चीज और देख रहे हो बच्चों, ये बताना है मैंने, ये देखो, मैं ये बताना चाहता हूं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी सी पर कम, सी कम करने से इंक्रीज, और कम करने से और 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 इंक्रीज। आप देख रहे हो इंक्रीज की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। देख पा रहे हो इस बात को? जैसे एक टीम पहले स्लो खेल रही हो और फिर बाद में ताबड़तोड़ रन मारे, तो ग्राफ एकदम से ऊपर जाता नहीं जाता? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेयर पहले धीरे खेल रहा था बाद में तेज खेल रहा है। बताइए। बोलिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे कम वैल्यू है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है। जानते हो क्यों इंक्रीज हो रही है? आप समझ में आया कुछ? ये देखो, सी कम कर रहा हूं, सी कम कर रहा हूं, सी कम कर रहा हूं। अब बताओ ना, सी के कम करने से क्या हो रहा है? डिसोसिएशन बढ़ रहा है, आयंस बढ़ रहे हैं। आयंस बढ़ रहे हैं। तो आयंस के बढ़ने से उनका कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, वो हायर रहेगा, वो हायर वैल्यू की तरफ जाएगा जाएगा। और जैसे ही मैं सी टेंड्स टू 0 में आऊंगा, अब मैं देखो, सी टेंड्स टू 0 के लिए मैं उसको जाके पानी की टंकी में तो डालूंगा नहीं। सी टेंड्स टू 0 मैं प्रैक्टिकली अचीव ही नहीं कर सकता यहां पर। तो क्या मैं ये ग्रीन कलर के डॉट कहां मीट करेंगे मैं बता सकता हूं? बताना जरा। नो सर। नो निकाल ही सर। नहीं सकता।
यानी कि कंक्लूजन क्या है, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि कहां मीट करेगा मुझे क्या पता। पर आप एक बात नोट कर रहे हो कि एसिडिक एसिड के ग्रीन डॉट केसीएल के रेड डॉट से भी ऊपर निकल के, नोट कर पा रहे हो इस बात को? यस सर। क्यों कर पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? दिमाग लगा सकते हो कि ग्रीन डॉट केसीएल के डॉट से भी ऊपर क्यों निकल गए व्हेन सी टेंड्स टू 0? उसका जवाब उसका जवाब मेरी लास्ट क्लास में है। सर एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये केस है कि कंसंट्रेशन कम होने पे अल्फा बढ़ रहा है, और दूसरा हाँ, वॉल्यूम वाला केस है नहीं नहीं, कि दो केस है। वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक पॉइंट आपने पकड़ लिया कि सर जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 है तो अल्फा लगभग 1 हो जाएगा। अल्फा लगभग 1 का मतलब जानते हो वो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मैक्सिमम अल्फा क्या होता है? 1 ही तो होता है। और दूसरी बात जानते हो केसीएल को क्यों पछाड़ गया? क्यों पछाड़ गया? एसिटिक एसिड कौन से आयन देगा? एसीटेट, और ये 2 आयन पैदा करेगा। आप देख रहे हो इसमें उसेन बोल्ट है, H+ फास्टेस्ट आयन है नहीं है। तो एसिटिक एसिड की टोटल मोलर कंडक्टेंस व्हेन C टेंड्स टू 0 होगी, वो हायर होगी नहीं होगी? क्यों हायर होगी केसीएल से? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा आयन मौजूद है जिसको स्पीड में कोई पछाड़ ही नहीं सकता, जिसको स्पीड में कोई नहीं पछाड़ सकता। तो अगर मान लो आप में से 2 बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, मान लो बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज, और अगर एक ऐसी टीम बन जाए जिसमें उसेन बोल्ट और मैं हूं, तो हम मिला के तुम दोनों को हरा देंगे, चाहे तुम दोनों बहुत तेज क्यों ना दौड़ते हो, क्योंकि उसमें उसेन बोल्ट अब बहुत तेज भागने वाला, फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, अब तो कोई और आ गया। पर H+ एसिटेट आयन के साथ जब मिलेगा तो टोटल स्पीड एसिटिक एसिड की ज्यादा होगी, कम होगी? बच्चे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें H+ आयन है। केसीएल में तो बड़े बड़े आयन है, K+ बड़ा आयन है, Cl- बड़ा आयन है। हालांकि एसिटेट भी बड़ा आयन है, पर एसिटेट की स्पीड को डोमिनेट कर देगा H+, और इतनी हाई स्पीड हो जाएगी एसिटिक एसिड की स्पीड केसीएल की स्पीड से भी अप हो जाएगी। तो अब समझ में आया कि ग्रीन कलर के डॉट ऊपर क्यों जा रहे हैं केसीएल से भी। इज इट क्लियर नाउ? तो देखिए एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं कुछ दोबारा से बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, एज द कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस नॉन लीनियरली। कोई नहीं पूछेगा तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा कि नॉन लीनियरली इंक्रीज क्यों है। एज द कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, and as the concentration tends to 0 the value of molar conductivity increases sharply, and the value of lambda m naught cannot be calculated graphically because of this non-linear behavior and abrupt increase at very low concentration. तो जो abrupt increase होता है और नॉन लीनियर होता है उसको तो आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। जैसे एक टीम लास्ट के ओवर में 5 के ओवर में बहुत तेज खेलना शुरू कर दे तो अब्रप्ट इंक्रीज होता है एवरेज में, और वो कहाँ पे मीट करेगी नो वन नोस, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अब्रप्ट इंक्रीज है, इसलिए हम लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफिकली। तो यहाँ पर इस टॉपिक की कंक्लूजन क्या है, मैं कंक्लूजन को आगे बढ़ाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सी के कम होने से लैम्डा एम लीनियरली इंक्रीज हुआ, और हमने स्ट्रॉन्ग का लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकाल लिया। वीक के केस में सी के कम होने से लैम्डा एम नॉन लीनियरली इंक्रीज हुआ, और लैम्डा एम नॉट हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते क्योंकि अब्रप्ट इंक्रीज है एट लो कंसंट्रेशन एंड नॉन लीनियर बिहेवियर है। तो दोनों बातों को सोचें तो हम लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते। पर एक बात मैंने आपको टॉपिक की शुरुआत में बताई थी कि सी कम होगा तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा ही होगा, स्टाइल अलग होगा। स्टाइल क्या है? स्ट्रॉन्ग में लीनियर बिहेवियर है और वीक में नॉन लीनियर इंक्रीज है। तो कंक्लूजन मैं आगे शुरू कर रहा हूं, दोबारा से याद दिला दूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकाला जा सकता है
और वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकाला नहीं जा सकता है। और यही हमारा अगला टॉपिक है, कोलरोश लॉ। ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस। देखिए कोलरोश लॉ ये कहता है कि मान लो आपने इसका लैम्डा एम नोट निकालना है, मान लो केसीएल का निकालना है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। और इसका मीनिंग क्या है? हियर सी टेंड्स टू 0, राइट। चलो कोलरोश को ये कहता है कि व्हेन सी टेंड्स टू 0 तो केसीएल की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो पोटेशियम आयन की कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगी। मतलब जब सी टेंड्स टू 0 होगी तो ये आयन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे जब सी टेंड्स टू 0 होगी। आप इमेजिन करो ना, पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला, वहां पर आयंस एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर आप उस पानी को अपने घर की छत की पानी की टंकी में फेंक के आ जाओ तो इतने बड़े टैंक में वो आयन मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल आ जाएगा। ये कोलरोश लॉ कहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। मान लो यहां पे NaCl है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, ये कोलरोश लॉ कहता है। HCl की क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयंस। अब समझ में आया HCl की कंडक्टेंस क्यों हाई होगी? क्योंकि उसमें H प्लस आयंस है। ठीक ऐसे अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया हमने, एसिटिक एसिड ले लिया मान लो, तो व्हेन C टेंड्स टू 0 उसका भी तो अल्फा लगभग 1 ही होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो फिर उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, ये कोलरोश लॉ कहता है। अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, पहले एग्जांपल ले लो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस। तो आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो, क्या होगी? ठीक है मेरे बच्चे, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। कोलरोश लॉ, कोलरोश लॉ कौन सी? ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कोलरोश लॉ ये कहता है कि दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is always equal to sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte. Individual contribution of cation and anion of an electrolyte.
डेफिनेशन क्लियर है बच्चे कोलरॉश लॉ की? इंडिविजुअल सर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, रुक जाओ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। पर इसमें देखो क्या हो रहा है, ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल सोशियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जरा इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग molar conductivity of an electrolyte is always equal to sum of individual contribution of each ion, each multiplied by number of ion produced as shown by its stoichiometric formula. This is statement of Kohlrausch law. आप लिख लीजिएगा इसको। हाँ बच्चे डाउट बोलो। तो मैं ये पूछ रहा था यहाँ पे नॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आयंस में, जो लिखा है आपने ऊपर लैम्डा नॉट के प्लस जैसे? ये C टेंड्स टू 0 ना? नहीं सर, इस साइड जो आपने लैम्डा नॉट छोटे वाला लैम्डा के प्लस का लिखा है ना इंडिपेंडेंट आयंस का, हाँ ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी C टेंड्स टू 0 पे है। जब ओके सर। KCl C टेंड्स टू 0 है तो ये भी K प्लस भी तो C टेंड्स टू 0 पे हो जाएगा वो। अब ये स्मॉल लैम्डा समझ में आया कब लिखना है? स्मॉल लैम्डा तब लिखना है जब इंडिविजुअल आयन का लिखोगे, और कैपिटल लैम्डा कब लिखना है? जब एक पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिखोगे तो कैपिटल लैम्डा, और जब इंडिविजुअल आयन को लिखोगे तो स्मॉल लैम्डा। अब क्लियर है बच्चे? फिर आपको आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन ही तो यही है, टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो आप। कैसे? मान लो आपने लैम्डा एम नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का। क्या मैं एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, अभी प्रूफ दिया। पर कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा? कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा। अब जानते हैं एसीटेट का कंट्रीब्यूशन कहां से निकाल सकते हैं आप? एसीटेट का कंट्रीब्यूशन आप सोडियम एसीटेट से ले सकते हैं। सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो सोडियम एसीटेट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आप बताना जरा। मैं सोडियम एसीटेट का ग्राफ बनाऊंगा और वो जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी? लैम्डा एम नॉट किसका? सोडियम एसीटेट का। मैं निकाल लूंगा उस सोडियम एसीटेट में किसका कंट्रीब्यूशन मुझको मिल जाएगा? एसीटेट आयन का। फिर मैं लैम्डा एम नॉट निकालूंगा HCl का। मैं HCl में भी क्या करूंगा? मैं ग्राफ बनाऊंगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो वैल्यू इंटरसेप्ट की आएगी वो लैम्डा एम नॉट HCl की आ जाएगी। और HCl के लैम्डा एम नॉट से किसका कंट्रीब्यूशन मुझे मिल जाएगा? H प्लस का। पर किसका कंट्रीब्यूशन मैंने फालतू ले लिया? Na और Cl का। मैं NaCl का भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूंगा क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग मैं ग्राफिकली निकाल लूंगा, ये भी स्ट्रॉन्ग मैं ग्राफिकली निकाल लूंगा, ये भी स्ट्रॉन्ग मैं ग्राफिकली निकाल लूंगा। तो जब सोडियम एसीटेट का लैम्डा एम नॉट में पुट करूंगा वो किसके इक्वल होगा? एसीटेट प्लस सोडियम आयंस के इक्वल होगा। HCl का किसके इक्वल होगा? H प्लस और Cl माइनस के इक्वल होगा। और NaCl का किसके इक्वल होगा? Na और Cl का। इसमें कट क्या क्या जाएगा? ये कट जाएंगे, बच क्या गया? लैम्डा एम नॉट बच गया किसका? एसिटिक एसिड का। तो मैं 3 के लैम्डा एम नॉट की मदद से एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट निकाल सकता हूं। सोडियम एसीटेट का लैम्डा एम नॉट, NaCl का लैम्डा एम नॉट ऐड कर दूंगा और NaCl का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कोलरॉश लॉ। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर आपसे पूछा जाए
हाउ कैन वी कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वाटर? अब बताओ वाटर में किस किस के आयंस का प्रेजेंस है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस का कंट्रीब्यूशन मैं कहां से ले सकता हूं? HCl से। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं ग्राफिकली निकाल दूंगा लैम्डा एम नॉट। OH का मैं कहां से ले सकता हूं? NaOH से। पर इस दरमियान मैंने फालतू किसका ले लिया, तो आप NaCl का लैम्डा एम नॉट माइनस कर दो। तो HCl को और NaOH का ऐड कर दो और NaCl का सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वाटर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, एक्सक्यूज मी सर। बच्चे सर इसमें ग्राफिकली हम इंडिपेंडेंट आयंस का कैसे निकालेंगे? हमने तो टोटल निकाल के देखा था ना, कैपिटल लैम्डा नो एम हम तो नॉट निकाला था। हम तो HCl का निकालेंगे, ये HCl का आएगा, ये लैम्डा एम मान लो HCl का आया, तो HCl के लैम्डा एम नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू कोलरॉश? ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? इंडिपेंडेंट आयन के सम के इक्वल। तो HCl का लैम्डा एम नॉट किसके इक्वल होगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन, लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस आयन। ये ग्राफिकली निकाल दूंगा मैं। और लैम्डा एम नॉट फॉर NaOH किसके इक्वल होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस आयन। और NaCl का लैम्डा एम नॉट किसके इक्वल होगा? Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी एंड Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी। तो Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl का कंट्रीब्यूशन कट जाएगा, तो H और OH का बच जाएगा, वो ऐड होकर वाटर का हो जाएगा। देखिए भाई, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं 3 इलेक्ट्रोलाइट को प्लस माइनस करके। सेकंड इज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा निकाल सकते हो, विच इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी क्या है? गिवन कंसंट्रेशन पे कितना लैम्डा एम है। लैम्डा एम नॉट क्या है? व्हेन सी टेंड्स टू 0, दोनों की रेशियो ले लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। और जो लैम्डा एम सी है उसका फॉर्मूला आप याद होना चाहिए, मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, कापा 1000/c से आता है वो। और लैम्डा एम नॉट कैसे निकालते हैं? पॉइंट नंबर 1 बताया तो है मैंने अभी आपको, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट हम पॉइंट नंबर 1 से निकाल लेंगे प्लस माइनस करके। लैम्डा एम सी हम फॉर्मूला पुट करके निकाल लेंगे, दोनों की रेशियो लेके हम अल्फा निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा निकाला जा सकता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लैम्डा एम सी व लैम्डा एम नॉट। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कभी कभी, कभी कभी बच्चा ये फॉर्मूला लगाया था लैम्डा एम नॉट अपॉन लैम्डा एम सी लगा देता है, ये गलती मत करना। अल्फा हमेशा 1 से कम होता है, और लैम्डा एम नॉट को ऊपर लगा दोगे ना तो ये बहुत हाई वैल्यू होती है, तो हाई वैल्यू डिवाइडेड बाय लो वैल्यू, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? ज़्यादा 1 से। और अल्फा हमेशा 1 से कम होता है, याद रखना। थर्ड एप्लीकेशन टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। याद है Kc का फॉर्मूला क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था, याद नहीं है तो याद कर लो इसको, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी लिखा तो था अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी, अभी ये लिखा था ना, ये तो फॉर्मूला है। तो अगर हमने सेकंड पॉइंट की मदद से अल्फा निकाल लिया है, सी पुट करके के भी निकाल लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का। तो 3 एप्लीकेशन है, लैम्डा एम नॉट निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और अगर 1 माइनस अल्फा को आपने 1 मान लिया है, अगर इसको 1 मान लिया है, तो फिर क्या रह जाएगा? ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो फिर अल्फा क्या आ जाएगा?
अल्फा आ जाएगा के ए अपॉन सी अंडर द रूट। ठीक है मेरे बच्चे, अब हमने करने हैं इनके न्यूमेरिकल्स। देखिए अब न्यूमेरिकल में आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। एक कंडक्टिविटी का GL/A, एक मोलर कंडक्टिविटी का कापा 1000 बाय मोलारिटी, और एक क्लरोश लॉ का लैम्डा एम नोट प्लस माइनस करके निकालते हैं इंडिविजुअल आयन का। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लैम्डा MC बाय एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का, एसिड है तो Ka, बेस है तो Kb, C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, और 99% में 1 माइनस अल्फा को आपने 1 ही मानना है, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। आप इजीली निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारे फॉर्मूले डिस्कस होंगे न्यूमेरिकल्स के। ठीक है बच्चों। नमस्ते सर। मुझसे पहले नमस्ते कर दी, मैंने कुछ कहना हो तो।